नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल एंड हमारी एप्लीकेशन फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। आप सबके बीच में सुभाष बाम्बू। आज हम डिस्कस करेंगे मेगा टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट नंबर 1 है, जो 50% केमिस्ट्री के सिलेबस पे आधारित था, उसके वीडियो सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो मेगा टेस्ट सीरीज है, ये सेकंड ग्रेड साइंस विद्यार्थियों के लिए अंतिम समय में कितना हमने पढ़ा है, जितना हमने पढ़ा है, क्या वो वास्तव में मेरे याद रह रहा है या नहीं रह रहा है, उन सबको परखने के लिए हम ये आपके बीच मेगा टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। जिस भी साथी ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, मैं आपको हमारे टेलीग्राम और हमारी एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप मेगा टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। देखो, मेगा टेस्ट सीरीज में दो चार खास बातें हैं। एक तो ये कि जितना आपने पढ़ लिया, खूब पढ़ा आपने, खूब आपने पढ़ा, खूब आपके याद भी हो रहा है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि मैं क्वेश्चन सही कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं? तो उसके लिए आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। मेरी नजर में अच्छी टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि जहां से आरपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रही है, जहां आरपीएससी क्वेश्चन उठाती है, यदि वैसी वैसी कोई आपको टेस्ट सीरीज मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज होती है। ठीक है। दूसरी बात, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, यदि आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, आप सीधे एग्जाम हॉल में चले गए, तो एग्जाम हॉल का एक अलग लेवल का प्रेशर होता है। वो प्रेशर आपके दिमाग पे रहेगा, उससे हो सकता है आपके क्वेश्चन नेगेटिव ज्यादा हो जाए। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि जो एग्जाम हॉल का प्रेशर है वो आप पे हावी ना हो। उसके लिए भी टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा इसके अलावा अभी कुछ यदि आप गलती कर लोगे, आपने खूब सारे चैप्टर पढ़ लिए, सपोज करो आपकी याद नहीं रह रहा, तो आप यहां पे गलती कर लो, लेकिन वो चीज सेम यदि ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको मेन एग्जाम में, तो वहां आपको गलत नहीं करना, वहां आपको याद करना है। कुछ चीजें हो सकती है आपके माइंड से अब स्किप हो रही हो, तो उन चीजों को दोबारा याद करने की जरूरत है। वो आपको कौन बताएगा? वो आपको टेस्ट सीरीज बताएगी कि सर ये टॉपिक आपके याद नहीं है, इन टॉपिक को आप दोबारा एक बार रिव्यू करो, एक बार जरूर इनको दोबारा रीडिंग लगाओ। तो ये सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगी, यानी बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। आरपीएससी टॉपर्स 37 रैंक जो अपने सेकंड ग्रेड में हुड्डा जी सर की आई हुई है। इसके अलावा मैं खुद, आपको सबको पता ही, नेट जेआरएफ आईआईटी बॉम्बे से एमएससी, यानी इतने शानदार टीचर के द्वारा ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की जा रही है, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। मेरे हिसाब से बेहतरीन, बेहतर से भी बेहतरीन पेपर हम बना रहे हैं। आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। यदि आपको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसी टेस्ट सीरीज चाहिए जो पॉइंट टू पॉइंट हो, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मिले आपको जैसे आरपीसी पूछ रही है। यदि आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो और उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब से पहले हमने जितने भी पेपर का सॉल्यूशन करवाए, उसमें हम क्या करते थे? उसमें हम टेस्ट पेपर लेके आते थे, उसी के अंदर हम पीडीएफ में सॉल्यूशन करवाते थे। उससे बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम आ रही थी कि वो क्लियर आपको सॉल्यूशन दिख नहीं पाता था। इस बार हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। इस बार क्या है, क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। आपके पास या तो प्रिंट निकाल के आप अपने पास रख सकते हो, या फिर मोबाइल में आप अपने पास रख सकते हो। मैं आपको सीधा सॉल्यूशन कराऊंगा, आप अपने हिसाब से उसको मैच करते जाना। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि किसकी अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, यानी अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में बात की गई है। तो देखो, हमें पूछा गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हमें यह पता होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बीच का जो अपने दो वर्ड होते हैं, ई ए और ई जी ए, ई जी ई। एक वर्ड देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ खींचना। ये हमेशा क्या होती है? ये हमेशा पॉजिटिव होती है। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर ऐड हो गया, जैसे x प्लस इलेक्ट्रॉन से x माइनस बन गया, तो हमेशा इससे क्या होगा? हमेशा यहां से एनर्जी रिलीज होगी, यानी यहाँ पे ये नेगेटिव प्रोसेस। तो इस नेगेटिव प्रोसेस को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि जो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, वो क्या होती है? वो जनरली ऊष्माक्षेपी होती है, सामान्यतः ऊष्माक्षेपी होती है। इसके अलावा जीरो वर्ग, सेकंड वर्ग और 15th वर्ग, इनमें क्या होते हैं? इनमें हमें पता है कि इसमें तो
आप ऐसे लिखो, इसमें आपका फुल्ली फील्ड होता है, फुल्ली फील्ड, इसमें भी आपका फुल्ली फील्ड होता है, और इसमें आपका हाफ फील्ड होता है। जब आपका कक्षक फुल्ली फील्ड होता है तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने से आपकी एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी? देखो फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ये अपने आप में स्टेबल है। आप यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल है, तो ये नहीं चाह रहा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन और लूं। लेकिन यदि आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाहोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऐसे आपको याद रखना है, इन तीनों के लिए अपवाद होता है, इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसके लिए भी पॉजिटिव होती है, इसके लिए जीरो होती है। अब आपको क्या पूछा हुआ है? अब सर हमें पूछा हुआ है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन। देखो ये ऐसे आएगा, यूं आ रहा है। इसका ट्रेंड मैंने आपको एक बात ये पहले भी बोल रखी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है किससे? सेकंड पीरियड से। थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है किससे? सेकंड पीरियड से। तो यानी ये ऐसे चल मैक्सिमम जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। एक बार मैं इसको दोबारा जिग जैग शेप बना देता हूं। देखो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। यानी इसका ऑर्डर कैसा आएगा? इसका ऑर्डर आ जाएगा आपका सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। हमें पूछा सबसे ज्यादा किसकी है, तो हम बताएंगे क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। आगे देखो भाई, 2 नंबर, 2 नंबर बोल रहा है निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? आकार का पूछा हुआ है। आकार आपको सीधा सीधा याद रखना है, आकार किसके बराबर होता है भाई? आकार से नेगेटिव चार्ज, यदि आप नेगेटिव चार्ज ऋणायन बढ़ाओगे तो आकार बढ़ेगा, यदि आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो आकार कम होगा। किसके केस में? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में क्या होगा? यदि आप नेगेटिव चार्ज बढ़ाओगे तो आपका आकार बढ़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, जिससे आपका वो इलेक्ट्रॉन दूर जाना पसंद करेगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा? आकार बढ़ जाएगा। तो आपका आकार की सीधे सीधा आपको याद रखना है, नेगेटिव चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज। आपको क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है N3 माइनस, O2 माइनस, Na प्लस, F माइनस। तो आकार का ऑर्डर क्या आएगा भाई? आकार का क्रम N3 माइनस सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, उसके बाद 2 माइनस, फिर F माइनस, फिर Na प्लस। यानी आपका N3 माइनस है, इसका सबसे ज्यादा आकार होता है। आगे देखो भाई, 3 नंबर, तृतीय आवर्त सारणी के प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही क्रम। आपको पूछा हुआ आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई एनर्जी। ये देखो कोई कक्षक है, इसे यदि बाई तुम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना आपको तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो अब मेरे को ये बात स्पष्ट तौर से पता चल रही है कि यदि किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ में अच्छे तरीके से क्या होंगे? अट्रैक्शन के साथ में जुड़े हुए होंगे। जबकि यदि उसके किसी पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा है, तो आप उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा टफ होता है, नेगेटिव चार्ज से आप इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो। नेगेटिव चार्ज का यूं समझो, आपके पास 500 रुपए, इसमें से मेरे को 50 रुपए चाहिए, आप आराम से फेंक दोगे, ये लो 50 रुपए आपको दिए। लेकिन यदि आपके पास 100 रुपए ही है और मैं आपको 50 रुपए मांग रहा हूं, तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो आप एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो देखो भाई, जो जेड इफेक्टिव हो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? पॉजिटिव चार्ज अपॉन नेगेटिव चार्ज, अपॉन नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब देखो इसके अलावा एक और केस आपको याद होना चाहिए, हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड। हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड, इनके केस में क्या होता है भाई? इनके केस में आपको आयनाइजेशन एनर्जी, इनके केस में आयनाइजेशन एनर्जी आपकी अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो अपने आप में स्टेबल होते हैं, ये अपने आप में स्टेबल होने की वजह से इनमें ये नहीं चाहते कि इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकले, तो इनकी एनर्जी, यदि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसकी एनर्जी किससे अधिक होती है? अपने आगे वाले
एलिमेंट से। अब देखो आपको ऑर्डर दिया हुआ है, आपको क्या किस किस का ऑर्डर पता करना है। हमें सर ऑर्डर लगाना है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ऑर्डर देखो भाई, सबसे ज्यादा किसकी सर, इधर से इधर जाएंगे हम, इधर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ये जनरल ट्रेंड है आपका। तो ऑर्गन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर अब देखो ये जो आपका है ये क्या है, हाफ फील्ड है, और एक आपका ये फुली फील्ड है, ये एक आपका फुली फील्ड है। ये ऑर्गन सबसे ज्यादा हो गई होगा, बिल्कुल सर। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन हो गया। एक मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखो हाफ फील्ड और फुली फील्ड है, अपने आगे वाले एलिमेंट से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अधिक हो जाती है। तो इसके बाद में क्या आएगा, फॉस्फोरस। एक याद रखना आपको, ये क्या हाफ फील्ड होने की वजह से सल्फर से ज्यादा आती है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद में सिलिकॉन, फिर देखो वापस मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम किसकी ज्यादा होगी सर, इसके एक आगे वाले एलिमेंट से क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होती है, यानी इसके बाद Mg आएगा, फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका सोडियम। ये आपको ऑर्डर याद रखना है। क्या इसमें दो ऑर्डर में आपको चेंज करने, एक तो Mg की जगह चेंज करना है, एक आपको फॉस्फोरस की जगह चेंज करना है। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि कौन से गुण आपके सहमत नहीं है, कौन से ऐसे गुण है जो आपको सही नहीं ऑर्डर दिया हुआ। हमें पता है आयनिक आकार का ऑर्डर बिल्कुल सही है। आकार का ऑर्डर क्या दे रखा है भाई, आकार का ऑर्डर S2-, फिर आपका Cl-, फिर K+, फिर आपका कैल्शियम 2+। क्या सही है, क्या बिल्कुल सही है। यदि आप नेगेटिव चार्ज बढ़ाओगे तो आकार बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपको पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे आकार कम होता जाएगा। बिल्कुल सही ऑर्डर है इसका। फिर आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर दिया हुआ है, कौन सा, नाइट्रोजन ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन। अभी मैंने आपको बताया, देखो यहां से लेके चलो, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इधर जाओगे आप तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन ये नाइट्रोजन क्या है, हाफ फील्ड होने की वजह से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर आपका कार्बन आ जाएगा। फिर ये क्या है, फुल्ली फील्ड होने की वजह से अपने पास वाले एलिमेंट से ज्यादा हो जाएगा। फिर बेरिलियम, फिर बोरोन। क्या ऐसा ऑर्डर दिया हुआ है, क्या बिल्कुल सर दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी ऑर्डर बिल्कुल सही ऑर्डर है। आगे देखो भाई, आगे दिया हुआ है परमाणु आकार, आकार का ऑर्डर दिया हुआ है, सॉरी आगे क्या दिया हुआ, आकार का नहीं, आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE का ऑर्डर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या ये सही है, क्या बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसे, हमें पता है FCl, Br और I। नीचे जाओगे आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। लेकिन ये आपको नहीं भूलना कि थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है, किसे, सेकंड पीरियड से। तो इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए कि सर क्लोरीन ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लोरीन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि इसने फ्लोरीन की दे रखी है, जो कि गलत है। आगे देखो भाई, परमाणु का आकार, आकार का ऑर्डर पूछा हुआ है। आकार का क्या ऑर्डर दे रखा है इसने, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन। देखो यहाँ पे आप ऐसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके नीचे आपका आ जाएगा नाइट्रोजन, नीचे फॉस्फोरस, इसके नीचे आ जाएगा सल्फर। इधर जाओगे आप तो आकार कम होता है, आकार कम होता है। नीचे जाओगे तो आकार बढ़ता है, नीचे जाओगे तो आकार बढ़ता है। देखो इधर जाने से आकार कम हो रहा है, इसका मतलब इसका आकार सबसे ज्यादा होगा फॉस्फोरस का, फिर आपका आकार सल्फर का होगा, फिर आप ऊपर जाओगे तो आकार क्या होगा, कम होगा। अब नाइट्रोजन आपको चेक करना, कार्बन नाइट्रोजन में, कार्बन और नाइट्रोजन में इधर जाने पे आकार कम हो रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन का आकार कम होगा। तो फिर क्या आ जाएगा, कार्बन, फिर आ जाएगा आपका नाइट्रोजन। ये ऑर्डर आपका बिल्कुल सही ऑर्डर दिया हुआ है। फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप चेक कर लेना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर गलत दिया हुआ है। आगे देखो भी 5 नंबर, 5 नंबर बोल रहे हैं Mg+2 Na+F-O-2। इसमें क्या पूछा हुआ है, आकार का क्रम बढ़ता क्रम है। आकार का बढ़ता क्रम सर ये रहा, ये आकार का बढ़ता क्रम है। क्यों बढ़ रहा है ये, क्योंकि सर इसमें आवेश अपॉन इलेक्ट्रॉन, या फिर अपन बोलेंगे तो जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव से अपन क्या करते हैं, यदि किसी का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो आकार कम होगा। अब देखो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने से, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने से जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आकार कम होगा, इसलिए आपका Mg2+ का आकार सबसे कम होता है। तो जेड इफेक्टिव पे आपका डिपेंड करता है, आकार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, आकार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब आवेश अपॉन इलेक्ट्रॉन।
आवेश जैसे इसमें देखो दो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी दो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है सर? नेगेटिव चार्ज वाले में ज्यादा है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका जेड इफेक्टिव सबसे कम होगा, जेड इफेक्टिव सबसे कम होगा तो आकार सबसे अधिक हो जाएगा। ये आपका O2 माइनस के बारे में मैंने बात की है। तो ये आपका दे रखा है, इसका मतलब कथन और कारण सही है और उसकी सही स्पष्टीकरण दे रखा है। आगे देखो भाई 6 नंबर, निम्न में से किस युग्म का आकार लगभग समान नहीं है? देखो मैंने आपको करवा रखा 4D और 5D का आकार समान होता है, किसकी वजह से होता है? ये होता है लेंथेनॉइड संकुचन की वजह से। किसकी वजह से? लेंथेनॉइड संकुचन की वजह से, लेंथेनॉइड संकुचन की वजह से। तो देखो, यार जरा निभाए मोर तेरी राहु राय पड़ी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ला हफ्ता वरना रे ओसाम ईरान पीटाऊंगा, ठीक है। आपको क्या कौन कौन से जोड़े दिए हुए हैं? तो ये देखो, ZR और HF की वैल्यू समान होनी चाहिए, बिल्कुल से समान दी हुई है। NB और TA की वैल्यू समान दी हुई है। NB आपको दिया हुआ है, NB की वैल्यू OS के बराबर क्या होगी, क्या नहीं होगी। आगे देखो, मोलिब्डेनम और टंगस्टन क्या समान है, क्या बिल्कुल से समान है। फिर आगे देखो, आपका PD और PT क्या समान है, क्या बिल्कुल से PD और PT की वैल्यू भी समान है। तो कौन सी समान नहीं है? NB और OS। NB यहाँ रहा है, OS यहाँ रहा है, इन दोनों का कोई आपस में मैच नहीं है, तो NB और OS की वैल्यू समान नहीं होगी। आगे देखो भाई 7 नंबर, पोलिंग पैमाने पर किसकी विद्युत ऋणता का मान सबसे अधिक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान पूछ रखा है। तो देखो, सोडियम, मैग्नीशियम आपको दे रखा है। तो आप फिर आगे यहाँ पे देखो, ऐसे लगाओ आप, लीना की रब। फिर आगे बेटा मांगे कार स्कूट, आपको दिया हुआ है सोडियम दिया हुआ है, फिर आपको Mg दिया हुआ है, बेरिलियम दिया हुआ है और आपका लिथियम दिया हुआ है। आपको बोला हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? देखो, इधर से लेफ्ट टू राइट जाओगे आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नीचे जाओगे तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो सीधी सीधी बात है कि लिथियम से बेरिलियम की ज्यादा होगी। बेरिलियम और मैग्नीशियम हम कंपैरिजन करेंगे तो मैग्नीशियम की कम हो जाएगी। तो ऑर्डर किसका आ जाएगा सर? BE क्या होगी? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसकी? बेरिलियम की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। आगे देखो भी 8 नंबर, परमाणु क्रमांक 117 और 120 वाले एलिमेंट की पहचान करनी है आपको। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि सबसे ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत इनर्ट गैस वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी आप एक तरीके से एटॉमिक नंबर पहचान कर लिया करो। कैसे? देखो, 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये आपको ऐड करना है। हीलियम अपना 2 होता है, फिर आप इसमें ऐड करोगे 8 तो 10 आएगा, फिर 8 ऐड करोगे 18 आएगा, फिर 18 36 आएगा, फिर आपका 54 आएगा, फिर आपका 72 आएगा, फिर 72 में आप 32 फिर ऐड करोगे आप तो 4 104 आ जाएगा। सॉरी, ये बेहतर नहीं आएगा आपका, ये बेहतर नहीं आ सकता। 54 में आप 32 ऐड करो, 86 आएगा। ये 86 आएगा, 86 में आप 32 ऐड करो, 8 और 118 आ जाएगा, 118 आ जाएगा। आपको क्या पहचान करनी है? 117। ये 118 किसका है सर? ये आपका इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस का। आप देखो, 13 नंबर ग्रुप, 14 नंबर, 15 नंबर, 16, 17 और 18। 18 नंबर ग्रुप का क्या होगा? 118 है, तो इसमें आएगा जो 117 आएगा, 116 आएगा। एक एक कम करना चाहिए, जैसे आप इधर जाओगे तो एक बढ़ता है, आप वापस चलोगे तो एक एक आपका कम होगा परमाणु क्रमांक। फिर इसमें 114, फिर इसमें 113। आपको पूछा हुआ है 117 और 120। 117 कौन सा है सर? एलोजन फैमिली से। किससे है? एलोजन फैमिली से है। 120, 120 देखो, 118 इसके बाद में आएगा आपका S ब्लॉक, ये वापस एलिमेंट घूम के कहा जाएगा? 119 नंबर आपका और 120 नंबर ये S ब्लॉक का है, यानी ये क्षारीय धातु है। और ये आपका आ गया क्षारीय मृदा धातु, ये आपका आ गया क्षारीय मृदा धातु का। तो 120 कौन सा आ गया? क्षारीय मृदा धातु का। तो आपको बोल रखा है 117, तो आप बोलोगे सर एलोजन फैमिली। 120 तो ये बोलोगे आप क्षारीय मृदा धातु। एल्कनी अर्थ मेटल, इसको क्या बोलेंगे? एल्काइन, एल्केलाइन, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन से वर्ग से है सर? ये वर्ग नंबर 2 से है, ये वर्ग नंबर 2 से है और ये वर्ग नंबर 17 से है। आगे देखो भाई 9 नंबर, निम्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए धात्विक लक्षण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धात्विक क्रम का ऑर्डर पूछा हुआ है, आपको ये पता है कि ऊपर से नीचे जाएंगे धात्विक क्रम बढ़ता है भाई, धात्विक गुण बढ़ते हैं। कैसे? एक आपको मैंने करवा रखा है, धात्विक गुण इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी।
यदि आप आयनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ाओगे तो आपका धात्विक गुण कम होगा। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई एनर्जी। यदि ये आपकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे। जबकि धात्विक गुण यही बात बोलना चाह रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो आसानी से रिलीज करेगा वो आपका क्या होगा, अच्छी धातु कहलाएगी। तो ये एक दूसरे की क्या चलेगा, इन्वर्सली चलेंगे। आपको बोल रखा है SI, BE, MG, Na और फॉस्फोरस। इसमें आपको पहचान करनी है। तो देखो, आपको सबसे पहले बेटा मांगे, फिर यहाँ पे लिथियम सोडियम, फिर आपका आ गया यहाँ पे आ जाएगा आपका कार्बन सिलिकॉन, फिर नाइट्रोजन पाकिस्तान। आप इधर जाओगे तो आपकी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई, जेड इफेक्टिव की प्रोपोर्शनल होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो धात्विक गुण आपके क्या होंगे, कम होंगे। ऊपर से नीचे जाओगे तो धात्विक गुण आपके बढ़ेंगे। तो देखो, इधर यदि आपके कम हो रहे हैं, इधर कम हो रहे हैं, इसका मतलब Li वाला ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे, धात्विक गुण होंगे। उसके बाद में Be वाले में होंगे, फिर कार्बन में होंगे, फिर नाइट्रोजन में होंगे। नीचे जाओगे आपके धात्विक गुण बढ़ेंगे। बढ़ेंगे तो इसके बाद में क्या आना चाहिए नंबर, सर इसके बाद में सोडियम का नंबर आना चाहिए। इसके बाद सोडियम का नंबर आना चाहिए। अब अपने जो दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा आपका सोडियम होगा। फिर बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों दिए हुए हैं। हमें पता है कि इधर जाने पे आपका धात्विक गुण कम हो रहा है, लेकिन नीचे जाने पे धात्विक गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, Mg का आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा। फिर देखो आपका आगे दिया हुआ है आपको सिलिकॉन और फॉस्फोरस। हमें यह पता है कि इधर जाने से धात्विक गुण कम होते हैं, तो इसका मतलब सिलिकॉन ज्यादा होगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा। ये आपका ऑर्डर आ जाएगा, धात्विक गुण का ऑर्डर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको। आगे देखो भाई 10 नंबर, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा हुआ है। देखो फर्स्ट वर्ग, हमें यह पता है नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। फर्स्ट वर्ग में कोई अपवाद नहीं है, आपको अपवाद याद रखना जो अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 16, 17, इसके अलावा 15। इन वर्गों में क्या होता है, सेकंड पीरियड की कम हो जाती है थर्ड पीरियड से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड का तो नॉर्मल, ऊपर से नीचे जाओगे आपकी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती जाएगी। ठीक है, आगे देखो 16वां पीरियड है, उसमें आपका दे रखा है ऑक्सीजन, फिर PO, फिर TE, SE, ये S, ये आपका ऑर्डर दे रखा है। तो ये आपको बिल्कुल सही ऑर्डर है आपका, कि आप ऊपर से देखो ऐसे ओल्ड स्टाइल से टीपो, आप ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी कम होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऑक्सीजन का आकार छोटा होने की वजह से इसकी अपने वर्ग में सबसे कम होगी, अपने वर्ग में सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये ऑर्डर आपका बिल्कुल सही ऑर्डर है, किसका है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है। ठीक है, इसी प्रकार आपका एक अक्रिय गैस में दे रखा है, अक्रिय गैस में भी सेम वही होगा, हिन्ना, नेहा और करीना सदा जीते रहो। ठीक है, इसकी आपने वर्ग में सबसे कम होगी, अपने वर्ग में सबसे कम होगी। छोटे आकार की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होगी। इसकी अपने वर्ग में सबसे कम, हीलियम की भी अपने वर्ग में सबसे कम होगी, यानी नीचे जाने पे कम हो रही है, तो ऑर्डर आपका ये आ जाएगा, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा। इसी प्रकार इसमें आपका ऑर्डर ऐसा आ जाएगा, सॉरी, इसमें आपका ऑर्डर ऐसा आ जाएगा, नीचे जाने पे कम हो रही है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, उसके बाद में आपका हीलियम आ जाएगा। तो आपका तीनों ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखो 11 नंबर, निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, नहीं सॉरी कौन सा एक्टिनोइड्स नहीं है। एक्टिनोइड्स की बात कर रहे हैं तो क्यूरियम, क्यूरियम यानी CM, फिर आपका कैलिफोर्नियम यानी CF, फिर आपका यूरेनियम, फिर आपका दे रखा है अर्बियम, ये अर्बियम ER होगा, ये आपका ER होगा। आपको पूछ रहे एक्टिनोइड्स नहीं है, एक्टिनोइड्स नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो देखो आपको मैं अभी एक बार सीरीज लिखवा देता हूं, एक्टिनोइड्स और लेंथेनोइड दोनों, उससे आपको आइडिया लगाना भी। लेंथेनोइड सीरीज, लेंथेनोइड सीरीज कौन सी होती है, सर एक आपको ट्रिक मैंने करवा रखी है, ला के प्यार नहीं दिया, पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई, तब दिया होकर इंजीनियर तुम्हारा यब मिलू। ये आपको ट्रिक याद रखनी है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। इसके एलिमेंट में बता देता हूं आपका, सबसे पहला एलिमेंट लेंथेनम, ऐसे लिखते हैं अपन, सबसे पहला लेंथेनम, लेंथेनम, फिर आपका आएगा सीरियम,
लेंथेनम, सीरियम, फिर आपका पीआर से आ गया प्रेसिडियम, प्रासिडियम, एनडी से आपका आ गया नियोडियम, नियोडियम, एनडी यहां तक आ चुका है। फिर पीएम का मतलब होता है प्रोमेथियम, प्रोमेथियम, एसएम का मतलब होता है सेमेरियम, सेमेरियम। फिर आपका ईयू का मतलब होता है आपका यूरोपियम, यूरोपियम। फिर आपका आ गया जीडी, जीडी का मतलब होगा गेंडोलिनियम, गेंडोलिनियम, गेंडोलिनियम। फिर आपका आ गया टीबी, टीबी से आ गया ट्रबियम, ट्रबियम। फिर आपका आ गया डीवाई, डीवाई से आपका आ गया डिस्पोर्डियम, डिस्पोर्डियम, पोर्डियम, डिस्पोर्डियम। फिर एचओ से आ गया होल्मियम, होल्मियम। फिर ईआर से आ गया इर्बियम, इर्बियम। फिर आपका आ गया टीएम, टीएम से क्या आएगा थूलियम, थूलियम। और वाई बी से आ गया इट्रबियम, इट्रबियम। और लास्ट में एलयू से आपका आ गया ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम। ये आपको पूरा याद रखना है भाई, ये आपके सीरीज याद रखने हैं और एक दो बार इनको नाम को याद रखने हैं। ला के प्यार नहीं दिया पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई, तब दिया होकर इंजीनियर तुम्हारा ये ब्लू। ये आपका आगे लेंथेनाइट सीरीज। इसी प्रकार आपके एक्टिनाइट सीरीज और आती है, एक्टिनाइट सीरीज और आती है। ये क्या होती है अभी तो था पा यू नेपाली आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। इसका नाम आपको याद रखना है थोरियम। सबसे पहले एक नंबर पे आपका टीएच से आएगा थोरियम। फिर पी ए से आपका आ गया प्रोटेक्टियम, प्रोटेक्टियम। फिर यू से यूरेनियम, यूरेनियम। एनपी से आपका आ गया नेप्टूनियम, नेप्टूनियम। फिर पीयू से आपका आ गया प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। फिर आपका आ गया एएम से अमरेशियम, अमरेशियम, अमरेशियम। उसके बाद में बर्केलियम, बर्केलियम। उसके बाद में आपका सी एफ, सी एफ का मतलब कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम के बाद में आपका आ गया ई एस आइंस्टाइनियम, आइंस्टीनियम। एफ एम का मतलब हो गया फर्मियम, एम डी का मतलब हो गया मेंडेलियम, मेंडेलियम। एन ओ का मतलब हो गया नोबेलियम। और एल आर का मतलब हो गया लॉरेंसियम। ये आपका आ गया एक्टिनोइड सीरीज। तो आपको पूछा हुआ है कौन सा एक्टिनोइड्स नहीं है, तो देखो आपको क्या दिए हुए हैं यहां से। देखो सीएम, सीएफ और यू आपको तीनों दिखेंगे, सीएफ, सीएम और यू। ये देखो आपको तीनों दिखे। आपको क्या नहीं दिखा सर, हमें ईआर नहीं दिखा। ये रहा ईआर, ईआर आपका क्या है सर, ईआर हमारा लेंथेनोइड है। सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा ईआर। आगे देखो 12 नंबर, ईयू और टीबी का क्रमश से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक आपको ध्यान में रखना है, देखो यहां पे आपका क्या नहीं आएगा तो इस वाले में हम बात करेंगे तब आपका 28 नहीं आएगा, और इस वाले में जब याद बात करेंगे एक्टिनोइड्स में तो आपको 158 नहीं आएगा। कैसे, अब देखो इसका जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो लेंथेनम से स्टार्ट होना है। आपका जो एक्चुअल एलिमेंट होता है लेंथेनाइड वो यहां से स्टार्ट होता है सीरियम से, सीरियम से लेके आपका और लास्ट में एलयू तक, यानी 14 एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपका ऐसे नाम दे रखा है। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपका यहां से स्टार्ट होता है। यहां पे आपने क्या नहीं रखना, 2 और 8 नहीं आना चाहिए, यानी F1D1S2 आएगा, फिर F2 नहीं आएगा, सीधा F3S2 आएगा, F4S2 आएगा, F5S2 आएगा, F6S2 आएगा, फिर F7S2 आएगा, फिर F8 नहीं आएगा तो F7D1S2 आ जाएगा। फिर आपका क्या होगा F9S2, F10S2, F11S2, F12S2, F13S2, F14S2 और F14D1S2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपको किस चीज का पूछ रखा है सर, ईयू और टीबी। ये रहा आपका टीबी, ये रहा आपका ईयू। ईयू का क्या आएगा F7S2, टीबी का आएगा F9S2। ईयू का क्या आएगा F7S2 और टीबी का आएगा F9S2, F9S2। ये आपका आंसर आएगा अभी। डी इन दोनों में 0 आएगा। तो ऐसा कोई आंसर दे रखा है क्या, बिल्कुल सर दे रखा है। आपका
4f7s2 बिल्कुल ये रहा। फिर आपका 4f9 5d0 और 5s2 बिल्कुल सही बात है। ये आपका आ गया टर्बियम और ये आपका आ गया यूरोपियम का। फिर निम्न में से कौन सा लैंथेनॉइड अणुचुंबकीय है? देखो आगे दिया हुआ है अणुचुंबकीय। अणुचुंबकीय मतलब जिसका म्यू बराबर 0 होना चाहिए। आपको क्या दे रखा है? Ce+4 YB+2 ND+3 Lu+3 Lu+3। अब देखो सीरियम ये रहा सीरियम। सीरियम में देखो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में क्या बचेगा भाई? ये 4 इलेक्ट्रॉन है, एक 1 2 3 4। तो सीरियम 4 जाने के बाद में क्या होगा? इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आ जाएगा, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर YB+2 को देखो, YB खाना है, ये रहा सर +2। ये यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो F14 में चला जाएगा। F14 का मतलब हो गया इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं बचेगा। फिर आप ND+3 को देखो, ND+3 यहां से सर 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 तो S से निकलेंगे, एक आपका F से, यानी F3 आ जाएगा। F3 में क्या होगा सर? F3 आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे? यूं देखो, ऐसे खूब सारे 1 2 3, ये आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। इसी प्रकार Lu+3, सर Lu+3 इसको देखो आप, तो 2 S से जाएंगे, एक D से जाएगा, आपका F14 आ जाएगा। F14 क्या है सर? F14 में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ND+3 आपका क्या होगा? अणुचुंबकीय नहीं होगा। कौन सा? ND+3। आगे देखो भाई, सॉरी ये आपका क्या है? पैरामैग्नेटिक है। अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय पूछा हुआ है तो जिसका म्यू, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऐसे लिखो, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है वो क्या होगा? अणुचुंबकीय होगा, यानी पैरामैग्नेटिक होगा। कौन सा आपका है आंसर? तो ND+3 आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो 14, लेंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। बिल्कुल सही बात है। Ce का उत्कृष्ट गैस विन्यास 4f0 के कारण +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी होता है। बिल्कुल ये देखो, आपका जब भी सीरियम +4 में आप करोगे तो कोई भी इसमें F इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। आपका क्या हो जाएगा? एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने की वजह से ये Ce+4 स्टेबल होता है। फिर आगे देखो टर्बियम और यूरोपियम अर्धभारित अपकक्षकों के कारण 4f7 के कारण +4 व +2 ऑक्सीकरण अवस्था में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कौन सा? YB+4, ये बोलना चाह रहा है TB+4 और YB+2, TB+4 और EU+2, TB+4 और EU+2। अब देखो TB+4, ये रहा आपका टीबी। इसमें से आप 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे F9s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन S2 से जाएंगे, फिर F9s2 निकालोगे तो F7 चला जाएगा। फिर EU+2 आप इसमें से निकालोगे तो इसमें भी F7 आ जाएगा। तो ये हाफ फील्ड होने की वजह से ये अपने आप में स्टेबल है, जिसकी वजह से TB+4 में स्टेबल है, EU+2 में स्टेबल है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो इट्रिबियम YB पूर्ण भारित कक्षकों के कारण +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी है। तो देखो भाई YB का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा भाई सर? YB, ये रहा F14s2। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो F13 बच जाएगा। क्या F13 अपने आप में स्टेबल है? क्या नहीं है सर, ये कोई भी आपका फुली फिल्ड नहीं है। फुली फिल्ड नहीं होने की वजह से स्टेबल नहीं है, तो YB+3 नहीं स्टेबल है। ये क्या है? कम स्टेबल होता है। ये क्या होता है? कम स्टेबल होता है। ये आपका आ गया 14 नंबर। आगे देखो भी 15 नंबर, निम्न में से कौन सा ट्रांस यूरेनियम है? आपको ध्यान में रखना है यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट सारे के सारे क्या होते हैं? ट्रांस यूरेनिक होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांस यूरेनिक होते हैं। ठीक है, यूरेनियम के बाद वाले, तो ये रहा आपका यूरेनियम, ये रहा आपका यूरेनियम। इस यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट है, ये वाले सारे एलिमेंट ट्रांस यूरेनियम है। तो था, पा और यू, ये 3 आपके क्या है? ट्रांस नहीं है। तो आपको क्या क्या दे रखा है सर? हमें नेप्टूनियम दे रखा है। नेप्टूनियम, ये रहा नेप्टूनियम, ये रहा नेप्टूनियम। ये नेप्टूनियम जस्ट उसके बाद में आ रहा है, इसका मतलब ट्रांस यूरेनियम है। इसके बाद में दे रखा प्रोटेक्टियम, ये रहा सर प्रोटेक्टियम। प्रोटेक्टियम आपका ट्रांस यूरेनिक नहीं है। एक्टिनियम आपका ट्रांस यूरेनिक नहीं है, एक्टिनियम यहां से स्टार्ट होगा। उसके बाद में आपका थोरियम, थोरियम भी आपका क्या है? ट्रांस यूरेनिक नहीं है। ओनली कौन सा है? नेप्टूनियम। तो नेप्टूनियम आपका ट्रांस यूरेनिक है। फिर आगे देखो 16 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण धातुओं के कारण उनका कॉम्प्लेक्स बनाने की लिख रखा है। संक्रमण धातुओं का कौन सा गुण उसके कॉम्प्लेक्स बनाने में उत्तरदायी है? हमें सब बार बार पढ़ रखा है कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कौन सा गुण उनका उत्तरदायी होता है? तो सर विभिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। कौन सा? विभिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। जिसमें विभिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कॉम्प्लेक्स बनाने में उत्तरदायी होता है। डी ब्लॉक का खास बात होती है, उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके अलावा एक ये भी बोल सकता है आपको
कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो एक तो आपका आ गया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा आपका आ गया वैकेंट डी ऑर्बिटल। 17 नंबर बोल रहा है +8 ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। हमें पता है कि पूरे आवर्त सारणी में हम दो कॉम्प्लेक्स ऐसे पढ़ते हैं, दो एलिमेंट ऐसे पढ़ते हैं जो +8 ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। कौन कौन से? ओस्मियम और आरयू रुथेनियम, ओस्मियम और रुथेनियम, ये आपका +8 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। आईआर आपका 8 नहीं करेगा, आईआर आपका 8 नहीं करेगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? आईआर। इसने दे रखा है ओस्मियम, रुथेनियम और आईआर, तो कौन सा शो नहीं करेगा? आईआर आपका 8+8 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा। आईआर का नाम पूछ लिया जाए तो क्या होगा? इरिडियम। क्या नाम होगा भाई इसका? इरिडियम। आगे भाई 18 नंबर, 18 नंबर आपको दे रखा है एनबी और पीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एनबी और पीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो यार जरा निभाए मोड, आगे देखो तेरी राहु राह पड़ी, ये आपको है। तो इसमें आप ये कौन सी सीरीज है? 4D सीरीज। आपको ध्यान में रखना है 4D सीरीज में क्या नहीं आएगा सर? 3 9 नहीं भरते, 3 और 9 नहीं भरते। देखो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में हम क्या नहीं भरते सर? 3D सीरीज में हम 6 नहीं भरते, सॉरी 4 नहीं भरेंगे, इसमें हम क्या नहीं भरते? 4 और 9 नहीं भरते, 4 और 9 नहीं भरते। 4D सीरीज में 3 और 9 नहीं भरते, और 5D सीरीज में हम 9 नहीं भरते, 5D सीरीज में हम 9 नहीं भरते। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है। देखो ये आपका आ गया, तो ये आपका आ जाए 4D1 5s2, उसके बाद में 4D2 5s2। हम क्या नहीं करेंगे? 4D सीरीज में हम 3 को नहीं भरेंगे, तो सीधा क्या आएगा आपका? 3 को नहीं भर के क्या भरेंगे हम भाई? सिर्फ सीधा आपका D4 भरेंगे, D4s1, फिर आपका D5s1, फिर आपका D6s1, D7s1, D8s1, फिर आपका क्या आ जाएगा? D9 नहीं भर के हम सीधा D10 भरेंगे, D10s0। तो आपका पूछ रखा है एनबी का पूछ रखा है और पीडी का पूछ रखा है। तो एनबी का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4s1 आएगा, पीडी का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D10 आ जाएगा। अब देखो आपको याद रखना है 3D 4D 5D, इसके अलावा आपका आ जाएगा 4F और 5F, सॉरी 5F और 6F, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। इसमें हम 2 और 8 नहीं भरते, इसमें हम 1 5 और 8 नहीं भरते। इसमें हम क्या नहीं भरते? हम क्रोमियम और कॉपर का एक आपको अपवाद याद रखना है। इसमें आपको याद रखना है कि हम 3 और 9 नहीं भरते, और इसमें हम ओनली 9 नहीं भरते। ये आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो भाई 19 नंबर, 19 नंबर आ गया स्कैंडियम और जिंक। बोल रहा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते। क्यों नहीं शो करते? क्योंकि इसके पास आपको पता ही है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास आपका 4D10 5s2, 4D10 5s2 भरा हुआ है। इसका मतलब इसके पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आपका खाली है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता है। तो एक तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता है, दूसरी बात डी इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या है, तीसरी बात भागीदारी के लिए कम कक्षकों की अवेलेबिलिटी है। तो इसका मतलब 19 में चौथा ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो अभी 20 में, एक परमाणु क्रमांक जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, तो कोई भी कंपाउंड जैसे M है, तो M+2 का आपको क्या पूछ रखा है? चुंबकीय आघूर्ण पूछ रखा है। तो M+2 का मतलब परमाणु क्रमांक में 2 कमी, यानी 23, 23 का मतलब आ गया आपका D5 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो D5 इलेक्ट्रॉन को आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 5। तो इसके लिए म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर n इंटू n+2, रूट के अंदर 5 इंटू 5+2 BM आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो भाई 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डी ब्लॉक के बारे में सही नहीं है? Ti+4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन के समान होता है। देखो भाई Ti+4, साइंस टीचर, हमें पता है इसके पास 21 होता है इलेक्ट्रॉन, इसके पास 22 होता है। 22 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया D2s2। जब आप इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या करेगा? ये 18 के बराबर चला जाएगा। कैसे? इसको ऐसे लिखो आप 18 और उसके बाद यानी ऑर्गन और D2s2। अब जिस इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर Ti+3 Cr+3 V+3 रंगीन आयनों का समुच्चय है। देखो Ti+3 Cr+3 V+3, यदि किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है, तो वो सारे सारे क्या होंगे? रंगीन कंपाउंड होंगे। देखो इसमें से आपका ये 24 होता है, सॉरी 22 होता है, 22 में से 3 इलेक्ट्रॉन गए, 22 में से 3 के 19, 18, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की इसमें
आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसमें 24 में से 3 गए तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेड रहेंगे। साइंस टीचर वनिता, यानी ये आपका 21 22 23, 23 में से 3 गए 20, 20 का मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। ये रंगीन क्या होंगे, सारे के सारे रंगीन होंगे। आगे देखो, क्रोमियम मैग्नीशियम और टीसी आदि के बाह्यतम डी कोषों में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रोमियम, मैग्नीशियम और टीसी के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात बोलना चाह रहा है। क्रोमियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर 3d5 4s1 होता है। इसका थोड़ा अलग होता है ना, बिल्कुल। Mn का क्या होता है 3d5 4s2 होता है। फिर आपका आ गया टीसी, टीसी का क्या होता है, नहीं टीसी जो टीआई है, टीआई, टीआई का क्या होता है 3d2 4s2 आ जाएगा। तो देखो इनमें क्या बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, इसमें नहीं होते सर, टीआई में नहीं होता। इसकी वजह से ये गलत है, 5 इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोष में नहीं होते। फिर बोल रहा है वाई कौन सा है, डब्ल्यू किसका है, एस सी किसका है। ये 3D सीरीज का है, फिर ये 4D सीरीज का है, ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। आगे देखो भाई 22 नंबर, अमोनियम लवण की अभिक्रिया कास्टिक NaOH के साथ कराने पर कौन सा नाइट्रोजन प्रोडक्ट बनता है। तो देखो NH4Cl प्लस आपकी यदि अभिक्रिया NaOH के साथ में आप कराओगे तो NH3 प्लस H2O प्लस NaCl मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, अमोनिया गैस मिलेगी। 23 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा रंगीन या फिर नीला ठोस बोल रहा है। नीला ठोस हमें पता है कि आपने खूब सारा हमने पढ़ रखा है कि N2O होगा, फिर आपका N2O4 होता है, N2O3 आता है, फिर N2O5 आता है, फिर आपका NO2 आता है। ये आपका रंगहीन होता है, ये भी आपका रंगहीन होता है, ये भी आपका रंगहीन होता है। ये दोनों N2O3 और NO2 ये दोनों आपके क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ये आपका भूरी होता है, भूरी गैस होती है, और ये आपका नीला कंपाउंड होता है। आपको बोला नीला ठोस तो आप बोलोगे सर N2O3 होता है। क्या होता है भाई, N2O3। आगे देखो 24 नंबर, 24 नंबर क्या दे रखा है, फॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता पूछ रखा है। H3PO3 की क्षारकता, क्षारकता हमें पता है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वही क्षारकता को बताएगा। तो देखो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। देखो ऑक्सीजन के साथ में कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं सर, 2 लगे हुए हैं। तो इसकी मतलब इसकी क्षारकता कितनी आ जाएगी, इसकी सर क्षारकता 2 आ जाएगी। आगे देखो भाई 25 नंबर, डाइबोरेन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है सर, BH BBH H H और H। इसका आप संकरण निकालोगे sp3, इसका निकालोगे sp3। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 2 बॉन्ड है, एक ये वाला एक ऊपर वाला। 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन कितनी है सर, 1 2 3 और 4, कितने बॉन्ड है भाई, 4 बॉन्ड है। बोरोन का संकरण क्या है सर, sp3 है। अब देखो क्या दे रखा है इसने, 4 बंद 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ये रहे, और 2 बंद 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो sp3 होता है, बिल्कुल सर sp3 होता है। बनाना बॉन्ड होता है, बिल्कुल सर बनाना बॉन्ड होता है। बनाना बॉन्ड बोल दो या कदली बंद बोल दो, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा बोरोन परमाणु हाइड्रोजन सेतु के द्वारा जुड़े होते हैं। ये देखो बोरोन परमाणु आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा 2 हाइड्रोजन परमाणु बोरोन के साथ समान तल में तथा 4 हाइड्रोजन परमाणु तल से बाहर होता है। नहीं नहीं नहीं, इसने उल्टा बोल दिया, ये आपका समान तल में होते हैं। ये चारों के चारों आपके क्या होते हैं, समान तल में होते हैं। और ये जो आपका है ना कतली बंद वाला, ये एक तरीके ऐसे ऊपर जाके और फिर वापस बोरोन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ ऊपर उठा हुआ होता है, तो ये आउट ऑफ प्लेन होता है। ये दोनों आपके क्या होते हैं, आउट ऑफ प्लेन होते हैं, आउट ऑफ प्लेन होते हैं। ये आपको गलत दे रखा है, ठीक है। आगे देखो भाई 26 नंबर, 26 नंबर क्या बोल रहा है, बोराजोल या बोराजीन। बोराजीन, इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, आपको नाम याद रखना भाई, सीधा सीधा पूछेगा आपको बोराजीन या इसका दूसरा नाम क्या होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसी प्रकार बोराजोन, बोराजोन या इसका दूसरा नाम क्या होता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ये दोनों नाम आपको याद रखना है भाई। बोराजीन इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजोन इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनका आपको फॉर्मूला पूछ रखा है। तो बोराजीन का फॉर्मूला होता है B3N3H6। क्या होता है भाई, B3N3H6। बोराजोन जिसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं, इसका आपका फॉर्मूला होता है BNX। क्या होता है भाई इसका, BNX। अब मैं एक दो रिएक्शन आपको समझा रहा हूं। देखो B2H6, B2H6 की अभिक्रिया NH3 के साथ में कराओगे आप, तो ये यदि आप आधिक्य में ले लिया, आधिक्य में ले लिया, कम ताप पर यदि रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा B2H6।
B2S6.2NH3 क्या मिलेगा भाई, B2S6.2NH3। इसी प्रकार आपको B2S6 प्लस NH3 इसकी अभिक्रिया आप ये आधिक्य में है और हाई टेम्परेचर पे कराओगे, हाई टेम्परेचर पे कराओगे तो आपको मिलेगा BNX। इसी प्रकार आपकी अभिक्रिया B2S6 प्लस NH3 के साथ में हाई टेम्परेचर के साथ में कराओगे, लेकिन आधिक्य में कोई नहीं है, ये एक में अनुपात में, ये दो अनुपात में, तो आपको मिलेगा B3N3H6। सीधा सीधा आपको पूछेगा बोराजिन किससे प्राप्त होता है, तो सर बोलोगे आप B2S6 प्लस NH3 की अभिक्रिया 1:2 में कराओगे तो आपको बोराजिन प्राप्त होगा। जब NH3 को आधिक्य में होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो बोराजोल प्राप्त होगा। जब आप NH3 आधिक्य में होगा लेकिन कम टेम्परेचर होगा तो B2S6.2NH3 प्राप्त होगा। ये तीन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आती है। आधिक्य में कौन कौन से में लेने हैं, दो में लेने, एक तो BNX में लेना है, एक आपका B2S6.2NH3 में लेना। 2NH3 तभी बनेगा जब कम टेम्परेचर होगा, इसके अलावा दोनों आपके हाई टेम्परेचर की रिएक्शन है। आगे देखो भाई, आगे ये अपना क्वेश्चन, ये आ गया 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन यही बात बोलना चाह रहा है, डाइबोरेन प्लस अमोनिया की अभिक्रिया, B2S6 प्लस अमोनिया की अभिक्रिया, इसे कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है, इससे बोल रहा है कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता। देखो हमने तीन उत्पाद इसमें से प्राप्त कर लिए, कौन कौन सा, B2S6.2NH3, इसके अलावा B3N3H6, इसके अलावा BNX, ये तीन उत्पाद आपके बनते हैं। तो कौन सा नहीं बनता सर, B2S6.NH3 नहीं बनता, 2NH3 बनता है, NH3 नहीं बनता है। आगे देखो भाई 28 नंबर, परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल कौन सा होता है, मैंने आपको बोला जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हाईएस्ट होती है, किसमें, थ्योरेटिकल से भी ज्यादा होती है, थ्योरेटिकल से, थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ जाए ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसको बोलते हैं, पर नाम देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है HClO4। क्या नाम होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है, HClO4 होता है, HClO4 होता है। 29 नंबर देखो, आपको दे रखा है बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। बंध वियोजन ऊर्जा, ये क्रम आपको याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है। ये आपका Cl2, फिर Br2, फिर आपका F2 आता है, फिर आपका I2 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बॉन्ड डिसोसिएशन क्या आती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी का आपको क्रम पूछ रखा है, तो आपको ध्यान में रखना है Cl2 सबसे ज्यादा होता है, न कि F2। क्यों, F2 आता है तो छोटा साइज होता है, इसकी वजह से रिपल्शन होता है, वो पीछे चला जाता है। बॉन्ड तोड़ने के लिए दी गई एनर्जी, तो Cl2 बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो Cl2 फिर Br2 फिर F2 फिर I2, ये ऑर्डर आना चाहिए, जो कि गलत दे रखा है, ये ऑर्डर आपको दिमाग में छपना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए HF, HCl, HBr और HI नीचे जाने पे आपके क्या होता है, अम्लीय गुण बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, देखो ये H प्लस आपका त्याग करने के बाद में I माइनस अपने आप में क्या होता है, स्टेबल होता है, बड़ा साइज होता है, बड़ा साइज पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है, जिसकी वजह से HI क्या होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो ये बात इसने सही दे रखी है। इसके अलावा ऊपर से नीचे जाते हैं तो अम्लीय गुण बढ़ते हैं, क्षारीय गुण कम होते हैं। तो जो अगला ऑर्डर दिया हुआ NH3 वाला, NH3 नाइट्रोजन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके, तो नीचे जाओगे आप तो क्षारीय गुण कम हो रहे हैं, तो ये बात भी सही है। आगे देखो, इधर जाओगे आप, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इसकी वजह से अम्लीय गुण बढ़ेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, अम्लीय गुण बढ़ेंगे। तो अम्लीय गुण किसका ज्यादा होगा, HF का ज्यादा होगा, फिर H2O का, फिर NH3 का, फिर आपका क्या आ जाएगा, CH4 का आ जाएगा। आगे देखो भाई 30 नंबर, 30 नंबर क्या दे रहा है, NO3 आयंस के वल्य परीक्षण में एक भूरे रंग का वल्य बनता है। बिल्कुल सर, भूरे रंग का वल्य मैंने आपको लगा रखा है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, भूरे रंग का, ऐसे लिखो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये बोला किसकी वजह से बनता है, सर हमें पता है FeH2O5NO2 प्लस, NO2 प्लस, इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। ये लो भाई, FeH2O5NO2 प्लस, ये होता है आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये हो गया अपने 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहे हैं। यदि समझ में आ रहे हैं तो अगले जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको जल्दी अपलोड करूंगा, तो ये आप एक बार आपने चेक करना कि आपने कौन सा आंसर किया, आपने किस बेस पे किया, फिर आंसर, एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए, आप कहां गलती कर रहे हो, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसी चीज आप यदि पहचान कर लोगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पेपर हुआ, पेपर होने के बाद में घर पे जाके इसको फेंक देते हैं, जबकि आपका होना ये चाहिए, पेपर हुआ उसके बाद में घर पे जाके आप अपने नोट्स से मैच कराओ, कौन कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन से गलत हो गए, जो भी गलत हो गए उस पर आपको काम करना है।
एक बार आप इसको सॉल्यूशन को चेक करोगे, आपको मजा आ जाएगा, आपको ऐसे लगेगा हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में चल रहा था, ऐसे ऐसे सर करवा रहे हैं, बिल्कुल अपना सही चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको बहुत पसंद आएगा। यदि पसंद आएगा तो प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि यदि आपको अंतिम समय में अपनी तैयारी को परखना है तो आपको डेफिनेटली मेगा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।